हेलो एवरीवन। आज जो है ना एक स्पेशल टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ली सैटलियर प्रिंसिपल। एक्चुअली यह टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम चैप्टर का है जो क्लास 11th में पढ़ना था, लेकिन आप लोग इसको नहीं पढ़ पाए हो। और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन हर एक चैप्टर में मिलेगा आपको केमिस्ट्री का, चाहे वह फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो। तो इस टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारे बच्चे जब इसके बारे में सुने तो उनको पता नहीं था, तो रिक्वेस्ट किए, इसलिए इस टॉपिक पे एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। और बहुत ही बड़ा लेक्चर है इसका, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हर एक पोर्शन में केमिस्ट्री का आ ही जाता है। ली सैटलियर प्रिंसिपल, तो अभी बताया कि यह जो प्रिंसिपल है वह इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर यह इक्विलिब्रियम होता क्या है। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन हम लोग लिखें, A प्लस बी से मान लो बन रहा है C प्लस डी। अभी जो है इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, इस वाले को प्रोडक्ट बोलेंगे। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, इधर वाला होता है प्रोडक्ट। लेकिन जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल टू मोर और लेस एक्सटेंट। जितने भी केमिकल रिएक्शन आप जानते हो, सारे केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम। तो जो ज़्यादा रिवर्सिबल होते हैं उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, जो कम होते हैं उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। लेकिन सारे केमिकल रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नेचर का होते हैं। रिवर्सिबल कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ए और बी मिल करके सी और डी बना रहा है, तो इस सी और डी फिर से आपस में मिल करके यही ए और बी बना देगा। ऐसा तो जो फर्स्ट वाला प्रोसेस था, ए प्लस बी मिल करके जो सी प्लस डी बनाया, मतलब इसमें इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें दो रिएक्शन है, ए प्लस बी से सी प्लस डी, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और एक रिएक्शन को आपका सी प्लस डी से ए प्लस बी, इसको हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा दो टाइप का रिएक्शन। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन आप करवाओगे तो उस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है। मतलब ए प्लस बी सी प्लस डी में बदल रहा है, इसका रेट अधिक है। लेकिन जो सी प्लस डी फिर से ए प्लस बी में बदल रहा है, इसका रेट कम होता है। लेकिन एक वैसा भी स्टेज आता है जिस स्टेज पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दोनों रिएक्शन का रेट आपस में इक्वल हो जाता है। और जिस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, तो उसी स्टेज को बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इक्विलिब्रियम स्टेज मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम स्टेज में ऐसा नहीं होता है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ऐसा कभी नहीं। बल्कि इक्विलिब्रियम में होता क्या है, क्या बताया कि जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड। मतलब यदि 5 मोल ए प्लस बी का सी प्लस डी में बदल रहा है, तो फिर 5 मोल ही सी प्लस डी का ए प्लस बी में बदलेगा। तो चूंकि जितना मोल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, फिर उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ जा रहा है। तो उस केस में ना तो इसका कंसंट्रेशन चेंज करेगा और ना ही इसका कंसंट्रेशन चेंज करेगा। तो देखने में लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम में कभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं करता है, बल्कि इक्विलिब्रियम में जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस हैं, दोनों का रेट आपस में इक्वल होता है। तो ये हम लोग इक्विलिब्रियम का बात समझ गए। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बता दिए कि यदि कोई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, तो जिस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, तो उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। अभी हम क्या बताएं कि सभी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। मतलब यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला है, तो ये प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो ही जाना है। कभी भी 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल सकते हैं। 100% रिएक्शन जनरली कंप्लीट नहीं होता। मैक्सिमम रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। कुछ कुछ रिएक्शंस हैं, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन वगैरह जो आप लोग पढ़ोगे आगे, तो सब 100% कंप्लीशन हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन जो होते हैं कभी भी 100% कंप्लीशन की ओर नहीं जाते हैं। 100% कंप्लीट होने में उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इसलिए बताया कि मोस्टली मैक्सिमम रिएक्शन जो है वे रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। और जहाँ भी रिवर्सिबल वाला बात आएगा वहाँ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, और जहाँ इक्विलिब्रियम आएगा तो वहाँ ली सैटलियर प्रिंसिपल आना ही है। अब हम लोग तरह ली सैटलियर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ली सैटलियर प्रिंसिपल क्या है। तो यदि इसका स्टेटमेंट आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेटमेंट है कि इफ ए रिवर्सिबल केमिकल
reaction is in equilibrium. If a reversible chemical reaction is in equilibrium and one of the factors establishing the equilibrium, such as temperature, pressure, concentration, etc., is changed, the equilibrium will shift in that direction which has tendency to cancel the effect of change. ये इसका स्टेटमेंट है लीसैटलियर प्रिंसिपल का कि इफ ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एंड वन ऑफ द फैक्टर्स एस्टैब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम such as temperature, pressure, concentration, etc. is changed, the equilibrium will shift in that direction which has tendency to cancel the effect of it. देखो स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा बात हम लोग का क्लियर नहीं हो पाता है, उसको समझेंगे कैसे हम लोग, जरा उसको देखो। अभी हम बताएं कि जैसे ही a प्लस बी से बन रहा था c प्लस डी और यह है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि जितना ही फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन होगा। जिस स्पीड से a प्लस बी सी प्लस डी में बदलेगा उसी स्पीड से c प्लस डी ए प्लस बी में बदलेगा। तो E हुआ फॉरवर्ड और E हुआ हम लोग का बैकवर्ड। अब जो यहाँ इक्विलिब्रियम है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन पे जो है ना प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, प्रेशर का और जनरली कंसंट्रेशन का। तो ये जो तीन फैक्टर हैं टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, यही तीन फैक्टर किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को या फिर उसके इक्विलिब्रियम को जो है इस्टेब्लिश करता है। अब लीसैटलियर प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उस इक्विलिब्रियम को स्थापित करने वाले कोई भी फैक्टर को आप चेंज कर दो, चेंज मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो, चाहे प्रेशर बढ़ा दो, चाहे कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो इस केस में इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। उस डायरेक्शन का आने का मतलब कि आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन। कि किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने वाले कोई भी एक फैक्टर को यदि आप चेंज कर दो तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर इस चेंज को कैंसिल करने का टेंडेंसी होगा। मतलब मान लो कि आप टेम्परेचर बढ़ा दिए इस रिएक्शन का तो फिर यह रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा कि बैकवर्ड में, यह डिपेंड करता है कि टेम्परेचर घट किधर रहा। क्योंकि शुरू में आप टेम्परेचर बढ़ाए हो तो टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा कि फॉरवर्ड, यह निर्भर करता है कि टेम्परेचर घटता किधर है। यदि फॉरवर्ड डालने पर टेम्परेचर घट रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाएगा और यदि बैकवर्ड आने पर टेम्परेचर घट रहा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उसी प्रकार से मान लो कि इस रिएक्शन में आप प्रेशर बढ़ा दो तो प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, जिधर प्रेशर घटेगा। तो मान लो कि फॉरवर्ड जाने से इसका प्रेशर घट रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड आने से प्रेशर घट रहा है तो जो है सो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा यह निर्भर करता है आपका कि किस डायरेक्शन में इस इफेक्ट को कैंसिल करने का टेंडेंसी है जो आप चेंज किए हो, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन, उसके आधार पे। या फिर इसका एक हम लोग और स्टेटमेंट बना सकते हैं सिंपल सा, और वह स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, दूसरा स्टेटमेंट शॉर्ट में यदि बनाना चाहे कि व्हेन ए स्ट्रेस इज अप्लाइड
on a system is in equilibrium, यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है उस पर आप कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो द सिस्टम टेंड्स टू एडजस्ट itself so as to reduce the stress। तो ये जो है कॉमन स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग अपने जनरल लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं। बोला कि यदि कोई सिस्टम पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो वह सिस्टम अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करेगा कि उसका स्ट्रेस कम हो जाए। मान लो कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में तो उस दरमियान आप वह काम करना चाहोगे जिसके कारण आपका टेंशन कम हो जाए। तो दिस इज द लीसेटियर प्रिंसिपल। एक लाइन में आसान भाषा में इसको समझो, ये नीचे वाला स्टेटमेंट क्या था कि जब कभी भी कोई सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है उस पर स्ट्रेस अप्लाई करो तो उस केस में सिस्टम अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करेगा कि उसका स्ट्रेस कम हो जाए। बताए कि किसी कारणवश किसी को कोई परेशानी टेंशन में आ जाता है तो उस दरमियान उसको वह काम करना चाहिए जिससे उसका स्ट्रेस, उसका तनाव कम हो जाए। तो यही जो है लीसेटियर प्रिंसिपल है, इसका स्टेटमेंट यही है। अब जो तीन फैक्टर हम लोग देखें ना, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, तो यही तीनों के आधार पर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेशर का क्या प्रभाव है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव है और फिर कंसंट्रेशन का क्या है। स्टेटमेंट इसका लिख सकते हो या फिर इसका पीडीएफ नोट्स जो है कॉलेज का वेबसाइट में तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि यह 12 के सिलेबस का नहीं है। तो जिसको नोट्स चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये करोगे मैसेज तो हम उसको नोट्स जो है डिलीवर कर देंगे। बस समझना इसको नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट आ ही जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़े क्या, PV इक्वल टू nRT। यहां से P को लिख दो nRT बाई V। R तो गैस कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल और T भी को कांस्टेंट मान लो कि यदि T और V भी कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म हो जाएगा हम लोग का कांस्टेंट। तो P को लिखो N इंटू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हटाओगे तो P प्रोपोर्शनल हो जाएगा N, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो प्रेशर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। बस यहां से यही एक बात याद रखो। अब कुछ केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस से बना 2NH3 गैस। ठीक है, ऐसा एक हम लिखे हैं हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। देखो नाइट्रोजन का यहाँ 1 मोल है, हाइड्रोजन का यहाँ 3 मोल है, टोटल मोल हुआ कितना, 4 मोल। इधर कितना मोल है, 2 मोल है। तो रिएक्टेंट साइड 4 मोल, प्रोडक्ट साइड 2 मोल। और पता होना चाहिए कि यह रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में होता है। अब मान लो कि इस रिएक्शन का तुम प्रेशर बढ़ा दो, इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दो, मतलब जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है हैबर प्रोसेस से उस दरमियान आप प्रेशर को हाई रखो। तो प्रेशर हाई रखोगे तो लीसेटियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यदि इस पर प्रेशर बढ़ा दोगे तो वह रिएक्शन है, यह रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर कम होगा मतलब क्या कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। तो यदि इस रिएक्शन का आप प्रेशर बढ़ाते हो तो यह रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड, ये डिपेंड करता है कि प्रेशर कम किधर है। तो प्रेशर कम किधर है मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम किधर है। तो देखो रिएक्टेंट साइड में 4 मोल है, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है, मतलब इधर नंबर ऑफ मोल घट रहा है। तो यदि आप इसका प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से देखो नंबर ऑफ मोल घट रहा है, 4 मोल से कितना हो गया 2, और नंबर ऑफ मोल घट रहा है मतलब प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। इसलिए आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़े होंगे हैबर प्रोसेस का फॉर्मेशन में कि जो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन है वह हाई प्रेशर पे पॉसिबल है। और इस हाई प्रेशर पे पॉसिबल क्यों, इसी को एक्सप्लेन करता है लीसेटियर प्रिंसिपल।
क्योंकि अमोनिया का जब फॉर्मेशन होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करता है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज मतलब प्रेशर डिक्रीज करेगा। और ली सैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार कि यदि आप प्रेशर हाई रखोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसी प्रकार से एक रिएक्शन हम लोग और लेंगे इसमें, PCl5 डिकम्पोज करके PCl3 प्लस Cl2 गैस। जरा रिएक्टेंट साइड में देखो 1 मोल है, इधर देखो 1 मोल यहाँ 1 मोल यहाँ, कितना मोल हुआ, 2 मोल हुआ। तो प्रोडक्ट साइड में 2 मोल, रिएक्टेंट साइड में 1 मोल। अब तुम इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दो, तो प्रेशर बढ़ाने से शिफ्ट किधर करेगा, जिधर प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स घटेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कम किधर है, देखो रिएक्टेंट साइड 1 मोल है, प्रोडक्ट साइड 2 मोल है। तो यदि अब तुम इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम। नंबर ऑफ मोल्स कम मतलब प्रेशर भी क्या होगा, कम। इसका मतलब कि यदि आपको PCl5 को डिकम्पोज करना है तो इसके लिए कम प्रेशर देना होगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर दोगे तब तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा ना, PCl5 ही बनते जाएगा। कम प्रेशर दोगे तब ये फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, आसानी से टूट जाएगा। इसलिए जो PCl5 का डिकम्पोजिशन है वह लो प्रेशर पे फेवरेबल है, हाई प्रेशर पे नहीं। और इसका भी एक्सप्लेनेशन कौन देता है, ली सैटलियर प्रिंसिपल। आता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि PCl5 का डिकम्पोजिशन फेवरेबल किस कंडीशन में, तो याद रखोगे लो प्रेशर पे। उल्टा लगता है सुनने में, लेकिन लो प्रेशर पे डिकम्पोजिशन इसका फेवरेबल है। वैसे एक रिएक्शन हम लोग और लिखें, H2 प्लस I2 से बना 2HI, इधर 2 मोल 1 मोल प्लस 1 मोल, मतलब इधर भी कितना हुआ, 2 मोल। तो जितना नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट साइड उतना ही नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड। अब यदि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में तुम प्रेशर को बढ़ा दो चाहे प्रेशर को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो ठीक है, उधर शिफ्ट करेगा जिधर प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर घटेगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स घटेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों तरफ सेम ही है। तो इस केस में इस रिएक्शन पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये प्रेशर का एक्सप्लेनेशन था। वैसे ही यदि टेम्परेचर के बारे में हम लोग जाने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट में ली सैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यदि किसी रिएक्शन का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जाहिर सी बात है वह रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटेगा मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, और जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका याद रखना है क्या कि यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक आने का मतलब कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो एंडोथर्मिक के केस में जो है इसका रेट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेट होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस का। लेकिन यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो तो एक्सोथर्मिक करने का मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो इस केस में क्या होगा कि इसका रेट डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। यदि एंडोथर्मिक है मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेट बढ़ेगा, लेकिन यदि हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेट घटेगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, देखो चूंकि यहाँ रिएक्शन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होकर हो रहा है मतलब इसको एनर्जी चाहिए, हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी होगा। तो जाहिर सी बात है इस केस में तुम जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इसको एनर्जी मिलेगा और रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। लेकिन यहाँ देख लो एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इवॉल्व करेगा, हीट इवॉल्व करने का मतलब हीट एनर्जी इवॉल्व कर रहा है। तो चूंकि यह रिएक्शन मिक्सर के पास ऑलरेडी पहले से ज़्यादा हीट है इसलिए वह हीट निकालना चाह रहा है और तुम और हीट बढ़ा दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसका रेट डिक्रीज करेगा। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ा क्योंकि इसको हीट चाहिए था, एनर्जी इसका जरूरत है, लेकिन यहाँ एनर्जी एक्सेस है इसलिए वो एनर्जी बाहर निकाल रहा है। तो उस केस में टेम्परेचर घटाना होगा, नहीं तो इधर से हीट निकाल रहा है इधर से आप हीट बढ़ाते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसका रेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे रिएक्शन का।
जैसे वही अमोनिया गैस का फॉर्मेशन जो हम लोग लिखे थे, N2 गैस प्लस 3H2 गैस से अमोनिया गैस बन रहा था। तो इसके पहले प्रेशर वाला कंडीशन में हम लोग क्या देखे थे कि प्रेशर इसमें हाई होना चाहिए। अब इस रिएक्शन के दरमियान जो है ना इतना एनर्जी बाहर निकलता है 92 किलो जूल पर। इतना एनर्जी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हम लोग क्या लिखे हैं कि यदि इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हुआ कि जो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है हैबर प्रोसेस से, वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस केस में तुम जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे इस रिएक्शन का, उसका रेट उतना ही कम होगा। मतलब यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और यदि टेम्परेचर कम रखोगे तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। इसी के जैसा एक और रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक नेचर का होता है, जैसे N2 गैस प्लस O2 गैस प्लस 180 किलो जूल से बना 2NO गैस। तो देखो यहाँ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। और क्या हम लोग देख रहे हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। इसका मतलब कि यदि आप इस केस में तुम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। अब जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से वह किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखो ना N2O2 आपस में तभी रिएक्शन करेगा जब इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब तुम जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतना जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उतना ही फास्टली फॉर्मेशन होगा किसका, NO गैस का। तो ये दोनों रिएक्शन जो है बतला रहा है कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव इस पर पड़ता है। और एक तीसरा फैक्टर इसका हुआ कंसंट्रेशन का। टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग देख लिए, तीसरा फैक्टर कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन में क्या याद रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा, प्रोडक्ट का जितना कम रहेगा, वह रिएक्शन उतना ही ज़्यादा प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे अभी बताया हम कि मान लो कि A से B बना इरिवर्सिबल रिएक्शन है, कि A से B बन रहा है, B फिर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, A में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब मान लो कि जब A B में कन्वर्ट हुआ, ऐसे A B में कन्वर्ट हुआ तो B को तुम यहाँ से हटाते जाओ। जिस बर्तन में रिएक्शन करवा रहे हो तो A कन्वर्ट हो गया B में, तो B को वहां से फिर हटा दो। अब जब तुम B को वहां से हटा दोगे तो फिर B A में तो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। मतलब A ज्यादा से ज्यादा रखो और B को यहाँ कम से कम रखो ताकि B वापस A में कन्वर्ट नहीं हो सके। वही लिखें कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, तब वह रिएक्शन प्रोसीड होता है किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यही तीन फैक्टर था, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। नोट्स में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ, आपको कुछ चाहिए तो बताया, मैसेज करोगे, भेजेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ जनरल इक्विलिब्रियम लोग देखते हैं शॉर्ट, कि H2O सॉलिड बदल रहा है H2O लिक्विड में, मतलब E हुआ आइस और E हुआ वाटर। तो जाहिर सी बात है कि आइस वाटर में कन्वर्ट कब होगा, जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब तुम इस इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो अभी बताए कि यदि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। मतलब कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे उतना जल्दी या उतना ज़्यादा आइस कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर। लेकिन यदि बात करें हम लोग प्रेशर की, तो देखो आइस और वाटर दोनों में वॉल्यूम की बात करें तो आइस का वॉल्यूम होता है ज़्यादा, वाटर का वॉल्यूम होता है कम। वॉल्यूम को हम लोग प्रेशर से भी रिलेट कर सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यदि प्रेशर को तुम बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से जो है इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, जिधर प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटेगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स घटेगा, और नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से रिलेट किया जाता है, मतलब वॉल्यूम घटेगा। तो क्या देख रहे हो कि वॉल्यूम ही जो है इधर ही कम है, मतलब इस केस में भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट करेगा। तो
तो इस रिएक्शन के केस में तुम टेम्परेचर बढ़ा दो चाहे प्रेशर बढ़ा दो, दोनों केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, मतलब आइस कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर में। लेकिन इसी का एक इक्विलिब्रियम और में हम लोग कि जो वाटर है H2O लिक्विड, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और ये बदल जा रहा है H2O गैस में। अच्छा, तो इस केस में यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड ही जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे वाटर उतना ज़्यादा बदलेगा किसमें, वाटर वेपर में। लेकिन यदि इसका प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, जिधर प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटेगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स घटेगा, नंबर ऑफ मोल्स मतलब वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ क्या है, सेम। तो ये गैसियस फॉर्म में लिक्विड, तो वाटर वेपर और ये वाटर, तो गैसियस फॉर्म का वॉल्यूम होता है ज़्यादा और लिक्विड फॉर्म का होता है कम। तो यदि इसका प्रेशर बढ़ा दोगे तो किधर शिफ्ट करेगा, जिधर प्रेशर घटेगा मतलब जिधर वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम किधर घट रहा है, लेफ्ट साइड मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो वाटर को वाटर वेपर में बदलना है तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रेशर कम, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो देख लो बैकवर्ड आ रहा है, मतलब वाटर नहीं बनते जाएगा, वाटर वेपर कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए वाटर को वाटर वेपर में बदलना हो तो टेम्परेचर ज़्यादा लेकिन प्रेशर कम, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रखोगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही बहुत सारे फिजिकल इक्विलिब्रिया हैं, केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जो ली-सैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ली-सैटलियर प्रिंसिपल। जितना था पूरा डिटेल से इसको हम बता दिए, नोट्स में लिखा हुआ बात आप लोग देखोगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वीडियो को ही रिपीट करके देखोगे तो पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी अब ली-सैटलियर प्रिंसिपल आएगा ऐसा ही आप लोग सोचोगे तो आसानी से जो है बातें समझ में आएंगी। धन्यवाद।